Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं आपका जो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, उसका एक टॉपिक है आपका जेंडर बायस या हिंदी में जिसे हम बोलते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक विभेद, उस पर मैं आपको लेक्चर दूंगी। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जेंडर बायस किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैंगिक पूर्वाग्रह या जिसे आप बोलते हो लैंगिक विभेद या इंग्लिश में बोलते हो जेंडर बायस। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं या तो स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में, तो ये हमारे दो जेंडर हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग। तो जब हम दो जेंडर में जन्म लेते हैं तो भगवान ने तो सबको बराबर बना के भेजा है, लेकिन अगर हमारे को इसी जेंडर के बेसिस पे जो है बचपन से भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को लड़कों से कम माना जाता है, उनकी परवरिश में कम ध्यान दिया जाता है, उनको शिक्षा के कम अवसर बताए जाते हैं, जिससे कि लड़कियां लड़कों से जो है पिछड़ती चली जाती हैं और बड़े होके उनकी भूमिका सिर्फ जो है घर की चार दीवारी तक ही हम सीमित कर देते हैं। उन्हें अपना व्यवसाय चुनने की, उन्हें सर्विस करने की, उन्हें हायर एजुकेशन देने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती जैसे कि लड़कों को होती है। तो इसी को बोलते हैं हम लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर जेंडर बायस। इसका मतलब जेंडर के बेसिस पे हम जो है भेदभाव कर रहे हैं। हम अमीरी गरीबी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम काले गोरे के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम बड़े और छोटे के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि कोई स्त्री है और कोई पुरुष है। तो स्त्री पुरुष के बेसिस पे जब हम भेदभाव करते हैं तो उसी को बोलते हैं लैंगिक विभेद या फिर जेंडर बायस। देखिए, जेंडर बायस जो है कोई आज की उपज नहीं है, ये प्राचीन काल से ही जो है चला आ रहा है। जो प्राचीन काल में थे उस समय वेदों के काल में स्त्रियों को जो है बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। उन्हें सम्मान तो देते थे, लेकिन राजनीतिक आर्थिक अधिकार उस वक्त भी उनको नहीं थे। वो भी कोई जो है बाहर जाके कोई व्यवसाय नहीं करती थी, वो भी घर की चार दीवारों में ही रहते थे, लेकिन हाँ उनको सम्मान बहुत मिलता था। इसीलिए वेदों में भी कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है। तो इसलिए इतना सम्मान दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वुमेन की जो हालत थी वो बद से बदतर होती गई, धीरे धीरे वो पतन के मार्ग में चलती रही और उनकी सब स्वतंत्रताएं जो है छीन ली गई, सिर्फ इसी नाम पे कि वो जो है स्त्रियां हैं। अगर हम उन्हें घर से बाहर भेजेंगे तो हमें पुरुषों के कंपैरिजन में उनकी सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना है, बड़े होके हमें उनकी दहेज में ज़्यादा पैसा लगाना है। इस वजह से जो है उनकी स्थिति जो है काफ़ी खराब हो गई और उन्हें बालकों से या पुरुषों से निम्न इस पे ही रखा जाता था। इसीलिए किसी कवि ने भी कहा अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो इससे पता चलती है कि स्त्रियों को एक अबला बताया जाता था जो कि कभी भी अब ना तो अपनी सुरक्षा कर सकती है ना किसी और की सुरक्षा करती है और जिंदगी भर जो है वो पुरुषों पे ही जो है निर्भर रहती है। तो ये कहलाता है आपका जेंडर बायस कि सिर्फ स्त्री और पुरुष होने मात्र से ही अगर समाज के लोग, आपके घर के लोग आपस में बच्चों, बालक और बालिकाओं में भेद करने लगते हैं, उनकी परवरिश में भेद करने लगते हैं, तो ये कहलाता है आपका लैंगिक विभेद या जेंडर बायस। अब हम जो है बताएंगे कि लैंगिक पूर्वाग्रह के जो है कारण क्या क्या होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि समाज में प्राचीन काल से ये लैंगिक पूर्वाग्रह चल रहा है, लेकिन इस पूर्वाग्रह के कारण क्यों है, क्यों स्त्रियों को जो है पुरुषों से कम माना जाता है, क्यों स्त्रियों के जन्म पे कोई भी जो है खुशी नहीं मनाई जाती थी पहले और बेटे के जन्म होने पे बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई जाती थी। तो इसके कारणों में सबसे पहले है प्राचीन मान्यता। देखिए, हमारे समाज में ये मान्यता चली आ रही है
कि अगर पेरेंट्स की डेथ होती है तो उसकी चिता को अग्नि सिर्फ बेटा ही दे सकता है, और बेटे के होने से जो है पेरेंट्स सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और वो स्वर्ग में जाते हैं। बेटियों को कोई ये अधिकार नहीं था, और माना जाता था कि बेटे से ही वंश आगे चलता है, बेटी तो पराया धन होती है, वो तो अपने पति के घर चले जाएगी। तो ये जो प्राचीन मान्यताएं थी, इसकी वजह से ही हर घर में ये माना जाता था कि बेटे का जन्म तो बहुत ही जरूरी है, तभी हमारी चिता को जो है अग्नि लगेगी, तभी हमारे जो है कुल का वंश आगे चलेगा। तो इन प्राचीन मान्यताओं ने हमारे दिमाग को इतना जकड़ लिया था कि हम बेटे के होने पे खुशी मनाते थे और बेटी के होने पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इस वजह से भी जो है बेटे और बेटियों में भेदभाव किया जाता था। सेकंड है पुरुष प्रधान समाज। देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है। जो लड़कियों का समाज होता है, जिसमें कि माता का अधिकार ज्यादा होता है, वो समाज नहीं है। यहाँ पे पितृ सत्तात्मक है, ना कि मार सत्तात्मक। जो पुरुष प्रधान समाज होता है, उसमें माना जाता है कि पुरुषों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाहर से जाके कमा के लेके आएंगे। तो जब वो कमा के लेके आते हैं तो स्त्रियों से ये माना जाता था कि वो उनकी पूरी रिस्पेक्ट करेंगी, उनकी पूरी परवरिश करेंगी, देखभाल करेंगी, उनके बच्चों की देखभाल करेंगी, और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक घर की चार दीवारी में ही बितानी है। उन्हें जो करना है अपने पुरुष की इच्छा के अनुसार ही करना है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, जो पुरुष कहेगा वही होगा। तो इसीलिए बेटे बेटियों में जो है भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट है संकीर्ण विचारधारा। हमारे जो समाज के लोग हैं, बहुत ही संकीर्ण विचारधारा के पुराने लोग थे। आजकल तो फिर भी बहुत चेंज हो गया है, गांवों में भी हम लोग देखते हैं काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन पहले माना जाता था कि भाई लड़कियां तो जो है पूरे परिवार पर एक बोझ के समान है, क्योंकि उनकी शादी में हमें दहेज देना पड़ेगा, और जो लड़का है वो तो कमा के लेके आएगा। लड़के के कमाने से हमारा परिवार फलेगा फूलेगा, और लड़की की में तो जो भी पैसा आएगा वो उसके दहेज में चला जाएगा। लड़कियों को हम कहीं बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि हमें हर वक्त उनकी सुरक्षा की ही चिंता रहती है। तो इस संकीर्ण विचारधारा से हर लोग सोचते थे भाई लड़के हैं तो हम शांति से जिएंगे, लड़कियां हैं तो वो हर वक्त हमारे पे बोझ ही बनी रहेगी। तो इस तरह की बड़ी छोटी सोच, बड़ी संकीर्ण विचारधारा जो है लोगों की हो गई थी, इसीलिए लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट है सामाजिक कुप्रथा। हमारे यहाँ पे सामाजिक कुप्रथा भी बहुत थी कि जैसे कि बेटे का जब जन्म होगा तो उससे हमारे को जो है मोक्ष प्राप्त होगा, बेटा ही जो है हमारे को जो है पिंडदान करेगा। पिता ने अगर कोई ऋण लिया है तो बेटा ही उसे चुकाएगा। अगर घर में बेटा है तभी समाज में आपकी जो है काफ़ी पूछ होती थी। तो इस तरीके से ये सामाजिक कुप्रथाएं जो है बहुत सारी थी। और भी बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाएं थी। लड़कियों से लेके बाल विवाह कर दिया जाता था, विधवा विवाह निषेध था, सती प्रथा हो जाती थी, उनको भ्रूण हत्या हो जाती थी। लड़कियां नहीं चाहती थी इसलिए गर्भ में ही उनको जो है मार दिया जाता था। सती प्रथा में पति के साथ ही उनको भी जलना पड़ता था। तो ये जो सामाजिक कुप्रथाएं थी, इसलिए पेरेंट्स सोचते थे कि हमारे यहाँ लड़कियां ना हो तो अच्छा है और लड़के ही हो। अगर लड़कियां होती भी थी तो इसीलिए उनको दबा के रखा जाता था, ताकि आगे जाके वो किसी के आगे भी अपनी आवाज को ना उठा सके। तो ये जो सामाजिक कुप्रथाएं थी, बाल विवाह हो गया आपका, सती प्रथा हो गई, भ्रूण हत्या हो गई, दहेज प्रथा हो गई, इस विचारधारा, इन कुप्रथाओं ने भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव को काफी विकसित किया। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। एक्चुअली हमारी जो है शिक्षा प्रणाली भी जो है वो लोगों को जागरूक नहीं करती है, वो एक रटने पे बल देती है कि हमने चीज़ों को रटा, एग्जाम दिया और पास हो गए। जबकि शिक्षा का मेन मतलब होना चाहिए कि हमें लोगों की संकीर्ण मानसिकता को हटा के जो है उनकी विस्तृत मानसिकता को बढ़ावा देना है। उनको बताना है कि लड़के लड़कियों में कोई भी भेद नहीं होता, तो दोनों ही बराबर होते हैं। जब हम बचपन से इस तरह की शिक्षा लेंगे तो जो है आगे जाके वो जो बच्चे बड़े होकर समाज बनाएंगे उसमें कहीं पर भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इस तरह की शिक्षा जो लोगों को जागरूक करती थी, उस तरह की शिक्षा का हमारे यहाँ पे अभाव था। नेक्स्ट है सरकारी उदासीनता।
सरकार ने भी जो है लड़के लड़कियों में अगर कोई भेदभाव होता था तो उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं किए। अगर कहीं पे जॉब लगती थी तो लड़कियों को जो है कम दिया जाता था। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था तो उस पर बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जाता था। तो सुरक्षा की वजह से स्त्रियां फिर जो है बाहर काम ही नहीं कर पाती थी। जब वो बाहर काम नहीं कर पाती थी तो फिर वो अपने पतियों पर निर्भर रहती थी। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें चलती रही और गवर्नमेंट की उदासीनता की वजह से भी लड़के लड़कियों में जो था भेद काफ़ी होता रहा। अब है सुरक्षा के कारण। देखिए सुरक्षा का कारण तो आज भी है। आप भी अपने घर में देखेंगे, अगर आपका भाई देश से आता है तो उसे कम टोका जाता है, लेकिन अगर लड़कियां देश से आती हैं तो उन्हें टोका जाता है। पेरेंट्स भी इस बात में ठीक है टोकने में, क्योंकि आज बाहर का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं है कि लड़कियां जो है रात के 8 बजे भी अकेले घूमें, कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो पेरेंट्स को ये लगता था कि हम अगर लड़कियों का जन्म होता है तो उनकी हमेशा हमें सुरक्षा ही करनी पड़ती है, हमें उन्हें हमेशा जो है जो बेकार लोग होते हैं उनके हाथों से उन्हें बचाना पड़ता है। तो एक सिरदर्दी से उन्हें हमेशा लगती थी। तो इस रीज़न की वजह से भी लड़कियों को घर की 4 दीवारियों में ही सीमित रखा गया और लड़कियों को पूरी छूट दी गई कि वो बाहर जाके कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट है जागरूकता का अभाव। देखिए जागरूकता नहीं थी हमारे देश में, तो इसकी वजह से जो है और ज़्यादा लड़के लड़कियों में भेदभाव होता रहा। हमारी इतनी कुप्रथाएं थी, पुरुष प्रधान समाज था, तो जिसकी वजह से तो है जो लड़कियां हैं उनको और ज़्यादा शोषित किया जाने लगा। पुरुष प्रधान समाज ने लड़कियों को, स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझा। उन्हें लगा कि ये हमेशा हमारे पे ही निर्भर रहना है, इसलिए इनको जो है बाहर काम करने नहीं देना है। बाहर काम करने का मतलब है उन्हें छूट देना और वो जो है अपने अधिकारों की मांग करेगी। तो उनकी जागरूकता के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए, लेकिन आज तो काफ़ी प्रयास हैं। आज तो फेमिनिस्ट नारीवाद के काफ़ी समर्थक हैं जो कि स्त्रियों को काफ़ी अधिकार दिलाने के पक्ष में हैं। तो पहले इतनी जागरूकता नहीं थी, इसीलिए जो है काफ़ी भेद किया जाता था। तो आज मैंने आपको बताया कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है और इसके कारण क्या क्या होते हैं। अब ये जो कारण है जिसकी वजह से लैंगिक पूर्वाग्रह होते हैं, अब उनको दूर करने के क्या उपाय हैं, अब हम ये बताएंगे कि लैंगिक पूर्वाग्रह की समाप्ति के उपाय या इसकी रेमेडीज क्या क्या होती हैं। देखिए अगर आप देखेंगे जो इसके रीजन थे, अगर आप उनकी ही लैंग्वेज चेंज कर दें तो वही उपाय बच जाएंगे। जैसे मैंने रीजन में लिखा था कि क्यों होती है, क्योंकि जागरूकता नहीं होती है या सरकारी उदासीनता होती है। अब उनको दूर करने के लिए क्या होगा कि समाज को जागरूक करना है या सरकार को जो है अगर कहीं भी भेदभाव करना है तो हस्तक्षेप करना है। तो इसी तरह से अगर आप कारणों की थोड़ी सी भी लैंग्वेज चेंज कर देती हो तो वही आपके लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने के उपाय बन जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यही है जागरूकता का प्रचार। अब नारीवाद चल रहा है, लोग फेमिनिस्ट कहलाए जाते हैं, वो नारियों के अधिकारों की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। हर जगह जो है आप देखेंगे कि जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं कि बेटा बेटी एक समान है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। तो ये सब क्या है, ये जागरूकता का ही एक तरीका है। तो इस जागरूकता की वजह से अब लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है, अब वो लड़के लड़कियों को बराबर समझना शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक वातावरण। देखिए लड़कियों की एक सबसे बड़ी चिंता होती है कि हम उन्हें देर सबेर घर से बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि हमें उनकी सुरक्षा को लेके बहुत ज़्यादा चिंता होती है। लेकिन अगर हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो जाए कि कोई भी किसी को गलत निगाह से ना देखे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, आराम से बाहर घूमे, तो कोई भी उनके साथ कोई गलत हरकत ना करे। तो अगर ऐसा सुरक्षात्मक वातावरण अगर मिल जाए तो फिर पेरेंट्स की चिंता भी बिल्कुल जो है खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में लड़कियों को हायर एजुकेशन लेने के लिए और उनको सर्विस करने के लिए फिर पेरेंट्स भी अलाउ कर देते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो इंसान की मानसिकता को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। तो हमें शिक्षा में ऐसे सुधार करने चाहिए जिससे कि बचपन से ही लोगों की मानसिकता ये हो जाए कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होता, सब लड़के लड़की से पहले सब लोग एक मानव हैं,
सबके अपने सपने हैं, सबकी अपनी कुशलता है, सबकी अपनी कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी के हिसाब से सबको वर्क करना है। तो अगर एक बार इस मानसिकता से हमें जो है छुटकारा मिल जाता है तो फिर लड़के लड़कियों में भेदभाव की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट है प्रशासनिक प्रयास। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को भी बहुत सारे प्रयास करने चाहिए जिससे कि जो है ये लैंगिक पूर्वाग्रह या जेंडर बेस खत्म हो सके। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून भी बनाए हैं, बाल विवाह को रोका है, डाउरी डेथ को रोका है। अब कोई भी अगर कोई लड़की या स्त्री प्रेग्नेंट है तो आप उस वक्त जो है उसकी चेक नहीं करा सकते कि आपके गर्भ में जो है लड़की है या लड़का है, क्योंकि लोग बाग लड़कियों की देख के जो है उनको मरवा देते थे। अब इस पे गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सख्त है, कानून बना हुआ है और इसकी सजा भी हो सकती है। तो देखेंगे आप डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट इतने कानून बने हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट इतने कानून बने हैं। तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे प्रशासनिक प्रयास किए गए हैं जिससे कि लड़के लड़कियों को समाज में समान अवसर मिले और उनका समान तरीके से डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है समानता। समानता, अब देखिए गांव में तो फिर भी इतनी जागरूकता नहीं है तो थोड़ी बहुत समानता में कमी है, लेकिन अब तो आप देखेंगे कि अब आपके माँ बाप जो है लड़के लड़कियों में भेदभाव शहरों में इतना नहीं करते हैं। जितनी शिक्षा लड़कों को दी जाती है, बल्कि कभी कभी तो मैं देखती हूँ लड़कियों को तो माँ बाप और ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से अब लड़कियों को काफ़ी समानता के अवसर दिए जाने लगे जिससे कि ये लैंगिक पूर्वाग्रह बिल्कुल खत्म होने को आ रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाएं हैं, जैसे कि आपकी दहेज प्रथा थी या बाल विवाह थी या डोमेस्टिक वायलेंस था। तो अब इन पे कानून बन गए हैं, अब इन पे कानूनी सजा हो सकती है। तो इसकी वजह से भी अब लोग डरते हैं कि भाई हमें लड़कियों से कोई भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि करेंगे या हम उन्हें अपने हाथों मतलब दबा के रखेंगे या उनको उत्पीड़न करेंगे या शोषण करेंगे तो हमें कानूनी सजा भी हो सकती है। तो अब सामाजिक कुप्रथाओं पे सुधारक तो टाइम टू टाइम अपनी आवाज उठाते हैं, बल्कि गवर्नमेंट भी अब उनके लिए कानून काफी सारे बनाए हैं जिसकी वजह से अब जेंडर बाइस और जो लैंगिक पूर्वाग्रह था अब वो खत्म धीरे धीरे होता जा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेंडर बाइस किसे कहते हैं। मीन्स लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, ये जेंडर बाइस कहलाता है। अब इस जेंडर बाइस के कारण क्या थे? समाज की जो कुप्रथाएं थी, मान्यताएं थी, सामाजिक कुप्रथाएं थी, इनकी वजह से जो था ये भेदभाव किया जाता था। इस भेदभाव को खत्म करने के क्या उपाय हैं ये भी मैंने आपको एक एक करके सब बता दिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।